नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक चैप्टर ज्योग्राफी का पार्ट 2 है ये, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्या तो भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझने से पहले इससे पहले जो हम लोगों ने ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि विषुवत रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सारा चीज को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था बिल्कुल अच्छे ढंग से। आज हम लोग थोड़े से अपने बैकग्राउंड को पीछे से क्या करते हैं, रिवीजन करते हुए फिर हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी का एक ग्लोब है। पृथ्वी का एक ग्लोब हम निर्माण कर लेते हैं। हम आपको बोले थे कि ग्लोब का जो निर्माता है कौन थे, मार्टिन बेहम थे। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, अनेक्जिम मेंडर थे। अगर हम आपको बोले कि ये क्या ग्लोब है और इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। इस जगह को हम क्या है, पूर्वी क्षेत्र है, और जगह क्या बोलते हैं, पश्चिमी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, एक चीज बताइएगा बच्चा, हम आपको बोले थे कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक अक्षांश खींचा गया, यानी पश्चिम से पूरब पर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए लीजिए, हम पश्चिम से पूरब की ओर एक अक्षांश रेखा ड्रॉ कर देते हैं। अब एक चीज हमको बताइएगा, अक्षांश रेखा जो होता है वो कितने डिग्री अक्षांश को, सॉरी, ये जो बीचों बीच खींचा गया कितना डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। और आपको बता दें कि 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत रेखा का ही और नाम क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो टोटल भूमि है, इस भूमि के एकदम मध्य में खींचा गया है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। जैसे हम विषुवत रेखा का ड्रॉ करते हैं, ग्लोब पे निर्माण करते हैं, काल्पनिक रेखा ड्रॉ किया जाता है, तो जो ग्लोब है ये दो होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तर की ओर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे है उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब एक बात बताइए, हम आपको बताए थे कि 0 डिग्री से ठीक ऊपर हम लोग एक रेखा और खींचते हैं, एक अक्षांश और खींचते हैं। जो खींचते हैं कितना डिग्री पे, वो खींचते हैं हम लोग कितना, 23.5 डिग्री पे। और 23.5 डिग्री जो अक्षांश है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कर्क रेखा बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सारा चीज आपको बताया गया पीछे क्लास में भी। और अगर नीचे हम लोग खींचे दक्षिणी अक्षांश खींच दें 23.5 डिग्री, अगर दक्षिणी अक्षांश खींच दें तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मकर रेखा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब हमको सिर्फ इतना आप बता दीजिए कि भारत का जो संबंध है किस रेखा से, कि इन तीनों में से किस रेखा से, कर्क रेखा से है, विषुवत रेखा से या मकर रेखा से है। तो हम लोग आपको बताए थे, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो संबंध है वो कर्क रेखा से है, क्योंकि कर्क रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा से भारत क्या होती है, मध्य होकर गुजरती है। हम लोग का इंडिया है, भारत है, मान लेते हैं कि हम लोग का भारत है, और भारत के ठीक मध्य से होकर गुजर रही है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है किस गोलार्ध में है, तो आप बोलिएगा अगर भूमध्य रेखा बीच को 0 डिग्री विषुवत रेखा मानते हैं तो ठीक इसका उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश के हिसाब से किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। वहीं अगर हम लोग क्या करें, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्माण कर दें, 0 डिग्री देशांतर का निर्माण कर देते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से अगर गौर से कीजिएगा तो ये किस देशांतर में पड़ रहा है, तो आप बोलिएगा सर ये तो पूर्वी देशांतर में पड़ जाता है भारत। तो भारत का जो स्थिति है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का लोकेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि भारत का जो पोजीशन या स्थिति अगर आपसे कोई पूछे वो क्या है, तो आप बोलिएगा भारत जो है कहाँ स्थित है सर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ तक आप लोग किसी को कोई दिक्कत। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत जो है, यहाँ आप एक चीज गौर कीजिएगा, जो भारत है विषुवत रेखा से कितना से दूरी पे है। विषुवत रेखा तो यहाँ है, विषुवत रेखा से कुछ दूरी पे क्या भारत स्थित है। विषुवत रेखा से जो भारत स्थित है वो कितना दूरी पे स्थित है, 876 किलोमीटर है। तो भारत की स्थिति अगर विषुवत रेखा से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो स्थिति है, यानी कि जो भारत की स्थिति है वो विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है, विषुवत रेखा से, तो विषुवत रेखा से भारत की जो स्थिति है वो कितना है, 876 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको दिमाग में रखेंगे। साथ साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बात और रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, अगर आप एक चीज गौर कीजिएगा यहाँ पे, आइए बच्चों, हम यहाँ पे समझने के लिए भारत का एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्या समझ लेते हैं कि ये हमारे भारत है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा कि भारत के ठीक बीचों बीच से अगर कोई रेखा गुजर रही है तो कौन सी रेखा गुजर रही है, तो आप बोलिएगा सर वो तो कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा को जो छूने वाले सबसे पहला राज्य कौन है, तो गुजरात है। फिर कौन आता है, राजस्थान है। फिर क्या है, मध्य प्रदेश है। फिर क्या है, छत्तीसगढ़ है।
ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। टोटल 8 राज्य क्या होते हैं भारत के छू के गुजरती है, यानी कर्क रेखा। इसलिए कभी कभी आपसे पूछेगा कि बता दीजिए कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपसे कभी कोई पूछेगा अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, तो देखिए भारत का ऐसा कोई अक्षांश जरूर होगा जो भारत के सबसे ऊपरी हिस्सा को छू के जा रहा होगा और भारत का मुख्य भूमि का जो इस हिस्सा को भी छू के जा रहा होगा। तो भारत का जो जो सबसे नीचे का हिस्सा ये कितना डिग्री अक्षांश है, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट से। और ये जो है कितना अक्षांश है, तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट। ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट से है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है, तो आप बोलेगा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसी तरह आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है। कीजिए, आइए भारत के देशांतरीय विस्तार को समझते हैं। तो हम जानते हैं कि देशांतरीय विस्तार को समझने से पहले एक चीज समझिए कि भारत का जो है क्या मानक समय कौन है। तो भारत का जो मानक समय है वो कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का मानक समय मानते हैं। और 82.5 डिग्री देशांतर जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपसे कभी कभी ये पूछ सकता है कि बताइए भारत का मानक समय क्या है। मानक समय, ये भारत के बारे में आपको चर्चा की जा रही है, ये मान के चलेंगे। तो भारत का जो मानक समय है वो कितना डिग्री देशांतर है, तो आप क्या बोलिएगा सर 82.5 डिग्री देशांतर है। अच्छा, 82.5 डिग्री देशांतर जो कितने राज्यों को गुजरती है, तो 5 राज्यों को गुजरती है। ये आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि 5 राज्य कौन कौन है, यूपी है, एमपी है, एपी है यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। अब एक चीज आप गौर कीजिएगा, ये 82.5 डिग्री देशांतर है और ये क्या है 27 डिग्री जो है कि अक्षांश है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, तो ये जो दोनों काट रही है तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कर्क रेखा और भारत का मानक समय, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, तो काटती कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में काट रही है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे काटेगा बच्चा, छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार। क्या बोलते हैं, बघेलखंड पठार है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक पठार है इसको क्या बोलते हैं, बघेलखंड का पठार है। यहीं पे क्या करती है, एक दूसरे को भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री देशांतर और भारत का जो कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। अब एक चीज सोच के देखिएगा, तो ये जो भारत का जो देशांतर, ये तो क्या है देशांतर है, तो भारत को यहाँ से भी कोई देशांतर टच करके जा रहा होगा और यहाँ से भी टच करके कहीं ना कहीं जा रहा होगा। तो भारत को जो देशांतरीय विस्तार है, अगर आपसे कोई पूछे तो भारत का जो देशांतर रेखा का नाम है, तब बोलेगा 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे कितना डिग्री टच करता है, तो ये टच करता है 97 डिग्री 25 मिनट से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है कितना है, आप बोलेगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है बच्चों, ये भारत का क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया। एक चीज गौर कीजिए कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, इन दोनों का बीच का अगर अंतर निकालिएगा, इन दोनों का भी बीच का अंतर आप निकालिएगा, तो देखिए कितना डिग्री का अंतर लगभग देखने को मिलता है, लगभग में 30 डिग्री का अंतर मिलता है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार के बीच अंतर कितना होता है, तो 30 डिग्री का अंतर होता है। कितना डिग्री का अंतर होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, हम आपको बताए थे कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 120 मिनट। कितना हो गया, 120 मिनट रहता है। इस हिसाब से अगर आप सोच के देखिएगा, भारत में जो 97 डिग्री 25 मिनट से यहाँ पे अगर आप आ जाइएगा, तो यहाँ तक आने में कितना फर्क पड़ जाता है, तो 2 घंटा का फर्क पड़ जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय हो जाता है और सबसे लेट कहाँ होता है, गुजरात में होता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे सूर्योदय होता है, तो गुजरात में जो सूर्योदय कितने बजे देखने को मिलेगा, लगभग सुबह 6 बजे देखने को मिलेगा, यानी 2 घंटा बाद देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे गुजरात तक आते हैं तो कितना डिग्री का अंतर हो जाता है, तो 30 डिग्री का अंतर हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि भारत के चौहद्दी को समझते हैं। आइए भारत के चौहद्दी को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस स्लाइड को पहले समझते हैं। आइए हम मान लेते हैं कि भारत का चौहद्दी को इस तरह समझ लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये उत्तर है, ये क्या है, उत्तर भारत का उत्तर है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ये क्या है, कैप्टे मोरी या तमिलनाडु का क्षेत्र है। और ये मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वी क्षेत्र है। और पश्चिमी क्षेत्र कौन हो गया यहाँ पे आपका, गुजरात हो गया। ठीक है, मान लेते हैं पश्चिमी क्षेत्र ये गुजरात है और ये पूर्वी क्षेत्र है। अगर आप लोग को पूछे कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर फैला हुआ है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। कितना बच्चा, 3214 किलोमीटर है। भारत उत्तर से दक्षिण की ओर कितना लंबा है, तो 3214 किलोमीटर। वहीं अगर बात करेंगे भारत जो है पश्चिम से पूरब की ओर कितना किलोमीटर फैला हुआ है, तो आप बोलेगा ये 2933 किलोमीटर है। इस हिसाब से अगर कोई भारत का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछ दे, तो आपको बोलेगा भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है बच्चा। यहाँ तक समझ में बात को, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पे कुछ कुछ बात और पूछता है कि बताइए, ये भारत का सबसे निचल का पॉइंट है, यानी भारत जो है यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, त्रिकोण के आकार का हो जाता है।
और भारत का कुछ आइलैंड है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे बड़ा द्वीप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप समूह में एक स्थान, एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। देखिएगा, समझिएगा, इंदिरा पॉइंट पहले था, इसी का नाम क्या रख दिया गया है, पिगमेलिया पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमेलिया पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पिगमेलिया पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताइए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। कोई अगर आपसे पूछे कि इंदिरा कॉल किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर में है। वहीं अगर आपसे पूछेगा भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग, तो भारत का मुख्य भूमि तो ये है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन। क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन, जो तमिलनाडु में पड़ता है, कैप कैमोरिन। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग कौन हो गया? कैप कैमोरिन हो गया। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम भाग कौन है, सबसे दक्षिणतम, यानी कि यहाँ मुख्य भूमि की बात हो ही नहीं रही है। सबसे दक्षिणतम भाग जब भी पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट होगा, जिसको हम लोग पिगमेलिया पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ये किस द्वीप में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। यहीं अगर हम बात करेंगे भारत का पश्चिम से पूरब की ओर जो विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है बच्चा, अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है कीवतू। क्या नाम है? कीवतू। तो भारत का जो सबसे पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा हो गया? तो कीवतू हो गया। और वहीं अगर पश्चिम में जाकर देखें, पश्चिम में यहाँ पे राज्य पड़ता है, इसका नाम है गुजरात। और गुजरात में एक जगह जिसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती या गौर मोती, ये बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको मान के चलेंगे। तो ये भारत का क्या हो गया, आप स्थिति देख लिए। भारत का क्या देखें? स्थिति देखें। एक क्वेश्चन यहाँ बार बार हिट करेगा, भारत का सबसे दक्षिणतम भाग, सबसे दक्षिणतम में कौन है? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलिया पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। वही आपसे पूछेगा भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग कौन हो जाएगा? तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग कौन हो जाता है? कैप कैमोरिन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? कैप कैमोरिन हो जाता है। यहाँ तक शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का क्या स्थान है जो सबसे बड़ा देश है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है सबसे बड़ा देश कौन है? क्या स्थान है? 7वां स्थान है। वहीं अगर बात करेंगे पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है? विश्व में अगर सबसे बड़ा बात करेंगे, चलिए विश्व के स्तर पर अगर हम बात कर लें, तो विश्व में अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ा जो देश रहता है वो हो जाता है रूस। कौन हो जाता है? रूस हो जाता है। लेकिन अगर इसी क्रम में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? तो पूरे विश्व का जो है मात्र कितना प्रतिशत है? 2.42% है। कितना परसेंट है? 2.42% है। यही अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बोलिएगा? 2.86% है। थोड़ा सा फर्क है बच्चा, समझिएगा दोनों में। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो आप बोलेगा 2.42% है। लेकिन अगर बिहार का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बोलेगा? 2.86% है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई बच्चों? अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से समझ में आया सबसे बड़ा राज्य कौन, सबसे बड़ा देश कौन हो गया? रूस हो गया। और वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का क्या स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है। फिर रूस से भी छोटा कौन हो जाएगा? तो रूस से छोटा कौन है? तो अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है। ये सारा सब देश है, ये सब क्या है, ये एक सबसे बड़े देशों के श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि सबसे छोटी देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वेटिकन सिटी है। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं बच्चा? तो बोलिएगा भारत में टोटल 28 राज्य हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखिएगा सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन हो जाता है? वो हो जाता है राजस्थान। कौन हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। बिहार जो है इस क्रम में क्या स्थान पे आता है? तो बिहार जो आता है 12वां स्थान पे आता है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया? राजस्थान हो गया। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी राज्य कौन है, सबसे छोटी राज्य है भारत का, भारत का जो सबसे छोटी राज्य है वो है गोवा। कौन सा है बच्चा? गोवा है। तो शायद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यही अगर बात करेंगे भारत की तुलना अगर अन्य देशों से करें तो आपको समझ में आएगा कि भारत हम लोग का कितना व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो अगर आप देखिएगा कि जैसे हम लोग का भारत है, ये जो है देशों से बड़ा है। तो भारत जो है कि पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? भारत जो है पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। वहीं अगर बात करेंगे भारत जो है कि बांग्लादेश से कितना गुना बड़ा है? भारत जो है कि बांग्लादेश से लगभग 23 गुना बड़ा है। कितना बच्चा? 23 गुना बड़ा है। समझा बात को? यहाँ तक आप लोग समझ में आया? चलिए अब हम लोग करते क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है बच्चों, संख्या के आधार पर देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं जनगणना रिपोर्ट 2011, क्योंकि अभी वर्तमान में जनगणना नहीं हुई है, तो जनगणना रिपोर्ट 2011 को ही मानकर क्या किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है।
जब 2011 में जनगणना का रिपोर्ट देखा गया था, तो उस समय कुल आबादी, भारत का जो है ना कुल आबादी, यानी भारत का कुल पॉपुलेशन कितना था, तो आप देखिएगा भारत की जनसंख्या, चलिए लिख देते हैं। उस समय 2011 की बात हो रही है, उस समय भारत की जनसंख्या थी वो लगभग थी 1.21 करोड़, कितना थी 1.21 करोड़ थी। लेकिन अभी भारत की आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आंकड़ा छूने जा रही है, ठीक है, 150 करोड़ के आंकड़ा को छूने जा रही है। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं, भारत की जनसंख्या 2011 में इतना था, तो उस समय के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो क्षेत्रफल, भारत का जो है कि अगर आपसे पूछे कि कितना प्रतिशत है, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कितना प्रतिशत है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या के आधार पर भारत जो है कि 17.4% है। पूरे विश्व में भारत का स्थान कितना है, 17.4% है। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर देखा जाएगा, आपसे कोई पूछा जाए, बताइए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, किस देश में है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो चीन में है। कहाँ पे है, चीन में। और चीन के बाद क्या है, भारत का स्थान है। तो आपसे कोई पूछेगा भारत जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ स्थान पे आता है, तो भारत जो है कि दूसरा सबसे बड़ा देश के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। और चाइना क्या है, सबसे प्रथम स्थान पे माना जाता है। ये अगर बात करेंगे चाइना जो है कौन कौन सा स्थान पे, तो प्रथम स्थान पे भारत क्या है, भारत जो है कि अभी दूसरा स्थान पे है। ये 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार ये बोला जा रहा है, और अभी के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार हो सकता है कि भारत क्या हो सकता है कि प्रथम नंबर पे आ भी सकता है, ठीक है। अब आते हैं भारत के अंदर की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो देखिए जनसंख्या के अनुसार अगर आप देखिएगा तो राज्य के बारे में बताते हैं, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन हो सकता है, तो यूपी है। गौर कीजिएगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी है। बड़ा लिख लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं कि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य यूपी है। वहीं अगर आपको पूछे कि सबसे छोटा राज्य कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाता है, तो राजस्थान हो जाता है। सबसे छोटा कौन हो जाता है, गोवा हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बच्चा। अब ये कुछ भारत का अंदरूनी बात को समझते हैं, सीमा के बारे में समझते हैं, भारत का जो है बाउंड्री किससे किससे मैच करके बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का कुल कितने ऐसे राज्य है जो समुद्री सीमा बनाती है, भारत का कुल कितना ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा बनाता है, ठीक है, देखिए समुद्री सीमा बनाता है। अब एक बात को समझते हैं बच्चा, अगर हम का हिस्सा है, ये सारा क्या है, समुद्र तट से ही लगा हुआ है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है, वो भूमि से लगा हुआ है, लैंडलॉक कंट्री बोल सकते हैं, जो स्थलरूप देश है। तो भारत जो है कि नीचे कितना ऐसा ऐसा कितना भारत का राज्य है जो समुद्र से लगा हुआ है। तो भारत का टोटल कितना राज्य है, तो भारत समुद्री सीमा बनाता है, तो 9 राज्य ऐसा है जो समुद्री सीमा का निर्माण करता है। कितना राज्य ऐसा है जो समुद्री सीमा का निर्माण करता है, 9 राज्य। यहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा समुद्री सीमा कौन राज्य बनाता है, बड़ी सीमा समुद्री, लेकिन कैसी सीमा, सबसे बड़ी सीमा जो बनाता है वो समुद्री, तो कौन बनाता है, तो गुजरात बनाता है। कौन बनाता है, गुजरात जो है सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी सीमा कौन निर्माण करता है, समुद्री सीमा सबसे छोटी सीमा किसका है, तो गोवा का। गोवा ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें सबसे छोटा राज्य कौन हो जाता है, सिक्किम हो जाता है। लेकिन सबसे समुद्री सीमा जो सबसे छोटा किसका है, गोवा का। और सबसे बड़ा किसका है, गुजरात का है। यहाँ तक आप लोग समझा बच्चा। अब हम समझते हैं कि भारत का, जैसे पूरा भारत को अगर हम बनाते हैं यहाँ से थोड़ा देर के लिए देखिए, चलिए मान लेते हैं, चलिए ये हम लोग का भारत है, तो भारत का ये मुख्य भूमि होगी। ये टोटल जो भारत बना हुआ है भारत का ये मुख्य भूमि है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, भारत का कुल मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का मुख्य भूमि क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बताइए भारत का जो मुख्य भूमि है वो कुल कितने समुद्र तट की सीमा से लग जाता है, भारत का जो मुख्य भूमि है, ये जो मुख्य भूमि सब कितने टच कर रहा है, समुद्री सीमा को टच करता है, तो टोटल लंबाई कितनी, मुख्य भूमि किसका, समुद्री तट का, जो समुद्र को टच कर रहा है। तो मुख्य भूमि जो समुद्र को टच करता है, टोटल कितना हो जाता है, 6100 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 6100 किलोमीटर हो जाता है। वहीं अगर आप लोग पूछे कि बताइए भारत का मुख्य भूमि का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत के मुख्य भूमि की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है बच्चा, देखिए इसको यहाँ पे लिखना होगा किस तरह से, समुद्री तट हो गया, ये समुद्री सीमा, मुख्य भूमि समुद्री सीमा से जो लगी हुई है, जो मुख्य भूमि क्या हो गया, जो समुद्री सीमा से लगी हुई है उसकी लंबाई कितनी हो गई, 6100 किलोमीटर हो गया। अगर वहीं पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए मुख्य भूमि के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की लंबाई, आइए अगर आपसे कोई पूछेगा स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, तो आप बोलिएगा स्थलीय सीमा जो है बच्चा वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों। अब अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए भारत का कुल कितने ऐसे राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो इंटरनेशनल सीमा जो भारत का राज्य बनाती है, जो इधर से कहीं से भी टच करती है, तो भारत कुल कितना ऐसा राज्य है जो इंटरनेशनल सीमा बनाती है, तो 16 राज्य है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य भारत का क्या हुआ है, तो 16 राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछेगा भारत का कुल कितना ऐसा राज्य है जो ना इंटरनेशनल सीमा बनाती है और ना ही समुद्री सीमा बनाती है, देखिए जो ना इंटरनेशनल सीमा आती है ना समुद्री सीमा बनाती है, वैसा क्या राज्य है, 5 राज्य है। कितना राज्य है बच्चा, 5 राज्य। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे अधिक
भारत का सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है भारत का, उत्तर प्रदेश ये जो है भारत का सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश जो है लगभग 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए जो उत्तर प्रदेश है वो इस 8 राज्यों में सबसे लंबा सीमा किसके साथ बनाता है? तो उत्तर प्रदेश जो है कि सबसे लंबा सीमा बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे लंबा सीमा किसके साथ बनाया? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है? उत्तर प्रदेश। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, सबसे लंबी सीमा बनाया एमपी के साथ और सबसे छोटा सीमा किसके साथ बनाएगा? एचपी के साथ, यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ बनाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा यहाँ तक? सबसे बड़ा और छोटा छोटा की बात यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।